जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, करोड़ों की आबादी, सैकड़ों भाषाएं और न जाने कितनी संस्कृतियां, और इन सब के लिए बनानी है नियमों की एक किताब, एक ऐसा संविधान जो सबको एक साथ लेकर चल सके। जी हाँ, यही थी भारत का संविधान बनाने की वो बहुत बड़ी चुनौती। एक राष्ट्र एक विधान सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लक्ष्य तो बिल्कुल साफ था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? भारत की नींव का वो पत्थर, हमारा संविधान, उसे लिखा कैसे गया? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अपने आज के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि संविधान की मांग उठी कैसे। फिर उस सभा के बारे में जानेंगे जिसने इसे बनाया। उसके बाद देखेंगे कि सभा ने काम कैसे किया। फिर असल में संविधान के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। और आखिर में इसकी कुछ आलोचनाओं और इसकी महान विरासत पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी संविधान की मांग से। ये जो विचार था ना कि भारतीय अपना संविधान खुद लिखेंगे, ये कोई एक रात में आया हुआ ख्याल नहीं था। ये एक सपना था जो आज़ादी के उगते सूरज से बहुत पहले देखा जा चुका था। देखिए, इसकी पहली चिंगारी उठी 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का आइडिया पेश किया। फिर ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया। बात और आगे बढ़ी 1938 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया कि भारत का संविधान बनेगा तो बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा। और फिर 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने भी कह सकते हैं कि इस मांग के सामने सिर झुका ही दिया। तो ठीक है, मांग तो मान ली गई, पर अब आया असली और सबसे मुश्किल काम, उस सभा को बनाना जो इस ऐतिहासिक दस्तावेज को लिखेगी। मतलब अब देश के उन वास्तुकारों को इकट्ठा करना था जो मिलकर भारत की तकदीर लिखने वाले थे। और इस सभा को बनाने का पूरा खाका, पूरा फ्रेमवर्क 1946 में आए कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर तैयार किया गया। इसी प्लान ने वो सारे नियम कायदे तय किए जिनके बेसिस पर संविधान सभा बननी थी। और ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। अरे, इसमें कुल 379 सदस्य थे। 389। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। इतने सारे लोग देश के कोने कोने से अलग अलग सोच के एक साथ बैठ के भारत का भविष्य लिखने जा रहे थे। तो ये 389 सीटें आखिर बंटी कैसे थीं? देखिए, इनमें से 296 सीटें तो थीं ब्रिटिश इंडिया, यानी उन प्रांतों से जहां अंग्रेजों का सीधा राज था। और बाकी की 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। ये बंटवारा हमें उस वक्त के भारत की असल तस्वीर दिखाता है। चलिए, तो सभा बन गई, सदस्य अपनी अपनी जगह पर आ गए। अब एक्शन का टाइम था। तो देखते हैं कि इस असेंबली ने अपना ऐतिहासिक काम शुरू कैसे किया और उसे आगे कैसे बढ़ाया। और काम शुरू भी हुआ तो पूरी रफ्तार से। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। इसमें सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। और फिर आया 13 दिसंबर का वो ऐतिहासिक दिन, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर पास कर दिया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। जैसा कि नेहरू जी ने खुद कहा था कि ये प्रस्ताव एक घोषणा है, एक दृढ़ संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है और हम सबके लिए एक समर्पण है। सही मायनों में इसी प्रस्ताव ने हमारे संविधान के दर्शन, उसके मूल्यों, मतलब उसकी आत्मा की नींव रखी थी। तो ठीक है, सिद्धांत तय हो गए, विजन क्लियर हो गया, पर अब बारी थी उस विजन को कागज पर उतारने की, उसे एक एक शब्द देकर कानून की शक्ल देने की। ये वो दौर था जब विचारों को हकीकत में गढ़ा जा रहा था। अब देखिए, इतना बड़ा काम कोई एक साथ तो कर नहीं सकता, तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया। संविधान के अलग अलग पहलुओं के लिए, जैसे कि मौलिक अधिकार, केंद्र राज्य के रिश्ते, इन सब के लिए कई सारी छोटी बड़ी कमेटियां बना दी गईं। आइडिया ये था कि हर टॉपिक पर एक्सपर्ट लोग गहराई से सोचें और काम भी तेजी से हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ मुख्य कमेटियां थीं। यूनियन पावर्स कमेटी, जिसे जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, तो प्रांतीय संविधान कमेटी की कमान सरदार पटेल के हाथों में थी। लेकिन इन सब में एक कमेटी थी जो सबसे ज्यादा अहम थी, और वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सबसे मुश्किल था, सबसे पेचीदा। सोचिए, उन्हें बाकी सारी कमेटियों की सिफारिशों को पढ़ना था, सभा में हो रही बहसों को समझना था, दुनिया भर के संविधानों को खंगालना था और फिर इन सबको मिलाकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना था। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इस कमेटी ने जो किया वो सच में एक महान काम था और शायद इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और पता है, इस पूरे महायज्ञ में कितना समय लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में एक कहानी कहता है कि कितनी मेहनत, कितनी बहस और कितने सोच विचार के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस दस्तावेज को तैयार किया। और फिर इतनी लंबी मेहनत के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को पास और अडॉप्ट कर लिया गया और इसीलिए तो आज हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा काम होता है तो उसकी आलोचना भी होती है और एक पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें उन आलोचनाओं को भी समझना चाहिए। तो चलिए अब जरा उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो आलोचक क्या कहते हैं? पहली बात कि ये एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य सीधे आम जनता ने नहीं चुने थे। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि ये एक संप्रभु यानी सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के एक प्रस्ताव पर बनी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें समय बहुत ज्यादा लग गया और ये आलोचना भी होती है कि इसमें कांग्रेस पार्टी का और वकीलों और नेताओं का दबदबा कुछ ज्यादा ही था। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं नकार सकता, और वो ये है कि हमारा संविधान पिछले 70 से भी ज्यादा सालों से भारतीय लोकतंत्र की चट्टान बनकर खड़ा है। ये वही दस्तावेज है जिसने भारत की एकता और इतनी सारी विविधताओं को आज तक संजो कर रखा है और मजबूत किया है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि 70 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी इस संविधान में ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा क्या जादू है जो भारत जैसे विशाल और अलग अलग रंग वाले देश को एक धागे में पिरोए हुए है। ये सोचने वाली बात है ना?